नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से जो श्रृंखला चलाई गई है एनटीए नेट जेआरएफ का टारगेट 2022 का, उसमें आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वह है यूनिट 7 के अंतर्गत शामिल हिंदी कहानी। और कहानी में कौन सी कहानी है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। और हाँ, आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं आप उसे एक बार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलिए तो हम देखते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इसका प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। इसके प्रमुख पात्र हैं मातादीन, यानी जो इंस्पेक्टर मातादीन थे, अन्य पुलिस मंत्री, यान चालक और कोतवाल। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद और मृत्यु इनकी हुई थी 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश। मित्रों, यह कहानी इतनी अच्छी है कि यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह कहानी 1964 में लिखी गई है। आपको ऐसा लगेगा जैसे 2021 या 22 जो चल रहा है, वर्तमान की मौजूदा हालात हैं हमारे पुलिस व्यवस्था की। पुलिस किस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके उसे किस प्रकार से दोषी बना देती है, उसी पर व्यंग किया है आपके हरिशंकर परसाई जी ने। वर्तमान में भी यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है यदि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपने विचार व्यक्त करना चाहूँ तो ऐसा लगता है पुलिस अपराध कम नहीं करती है वरन अपराधी पैदा करती है। यानी जब किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आप फर्जी का मुकदमा लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि उन फर्जी मुकदमों से कुछ दिन बचने का प्रयास करेगा और बचते बचते एक पल ऐसा आएगा जब वो सच में अपराधी बन जाएगा। उसी प्रकार इंस्पेक्टर मातादीन ने भी किया है चांद पर के जाकर, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही अच्छे रूप में व्यक्त किया है। यदि आज वो जीवित होते तो मैं तो ज़रूर उनसे मिलने का प्रयास करती हूँ, उनसे उनकी भविष्य दृष्टा शक्ति पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देती कि आपने ऐसा जो लिखा वह सच में 2022-21 में ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। और भारत की पुलिस ने उन्होंने फिलहाल टारगेट किया है भारतवर्ष की पुलिस के, लेकिन मैं कहना चाहूँगी उत्तर प्रदेश की पुलिस सेम टू सेम इसी गतिविधि पर चल रही है जैसा कि उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है, चलिए हम देखते हैं। इस कहानी का प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं इसको। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपसे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कहानी आप ये ना समझे सिर्फ कहानी की तरह सुनकर इसे छोड़ दें। कहानी से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लगभग 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो यह आपकी परीक्षा को क्रैक करने में मददगार साबित होगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए। आप सुनिए इस कहानी को। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट्स विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुस्लिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं कि वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा जाएगा। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर।
यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला, जी पेक्टसा, FIR रख दी है? जी पेक्टसा। पेक्टसा मतलब इंस्पेक्टर साहब। और रोज रामचे का नमूना? जी पेक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पेक्टसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पेक्टर साहब, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी हाँ ठीक है। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेक्टसा, SP साहब के घर में से कह रहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुई। बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेते आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष ने हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लिया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोब में थे एकदम। पहुंचे वहां मामला दफा 662। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। देखिए, माता दीन जी वहां पर पहुंच गए हैं और क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वे 24 घंटे इस जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटवाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुजालिम की गुजर होगी नहीं। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य। मित्रों, ये बयान कर रहे हैं पूरा अपने भारतवर्ष का हाल। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह कैसा आदमी है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम कभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया।
माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में तो करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं इस झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है, सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को तो होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करो तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिला जाए। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तभी आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब ये लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। मित्रों, यह बात एकदम सही है। मैं इस प्रकार की घटना की खुद ही भुक्तभोगी हूँ। ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है कह करके किस तरह से परेशान किया गया हमें। फिलहाल यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें जानते हैं तो भली बात, जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं, कहानी पर ध्यान देते हैं। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दीन ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 46 चश्मदीद गवाह लाओ, 4 या 6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट में, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, देखो मैं कैसे इसको हल करता हूँ। मित्रों, ये माता दीन की जो करामात है वहाँ भी शुरू हो गई है। आगे देखते हैं।
अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है। जहाँ जरूरत है उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ, जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो और शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊट-पटांग बात कहता वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने घुर्रा कर देखा, कहा, कैसे देखा? सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गए। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़े। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गए, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैद भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए हैं। लगा ये कई रात से सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाएगी। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर, माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लीजिए। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम सीधे लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं, कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म न कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता।
इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबाने का आरोप न लगा दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। यह पत्र लिखा था चांद सरकार ने भारत सरकार को। मित्रों, यह तो चांद पर गए थे तो भारत सरकार ने उनकी पुलिस को वापस लौटा दिया, लेकिन जो हमारी वर्तमान पुलिस है उसको कौन से ग्रह के लोग बुलाएंगे जो इनमें सुधार आएगा। एकदम हरिशंकर परसाई जी कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने समझिए ये 1964 या 65 के आसपास लिखी गई कहानी या वर्तमान दशा जो रही होगी 1960 के आसपास, तब उन्होंने इसे लिखा, उसका वर्णन किया। आज ये 2020-22 में एकदम पूरी तरह से सत्य साबित हो रही है। बहुत ही सटीक वर्णन किया है उन्होंने पुलिस व्यवस्था का। पुलिस किस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाकर उनकी ज़िंदगी तबाह करती है, इसे आप भी देख रहे होंगे। यदि आप भी इस व्यथा से प्रताड़ित हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत ही जल्द हम आपसे मिलते हैं एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पुलिस से थोड़ा बच कर रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।